हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एसके क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है वेरी वीवीआई टॉपिक है भारत के खनिज। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से बीपीएससी ने टीआरई सेकंड थर्ड और री एग्ज़ाम जो टीआरई थर्ड का हुआ था उसमें भी तीनों में ही इस चैप्टर में से अधिकतम क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें तो अधिकतर क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है अपने एग्जामों में। ठीक है जी, तो इसी टॉपिक को आज हम अच्छे से कवर करेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इस टॉपिक का कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ खोला गया था। सबसे पहला ही टॉपिक आपका यही बनता है, पॉइंट बनता है कि जो लोहा इस्पात कारखाना था सबसे पहले कब और कहाँ खोला गया था। तो ये आपका खोला गया था 1975 में। और ये कहाँ खोला गया था, तो कुल्डी पश्चिम बंगाल। बस आपको इतना याद रखना है, सबसे पहला इस्पात कारखाना 1875 और कुल्डी पश्चिम बंगाल में खोला गया था। ये सारे पॉइंट जो है आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। हमने चैप्टर में से इम्पोर्टेंट टॉपिक के इम्पोर्टेंट पॉइंटों को लेके आए हैं। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ये जितने भी पॉइंट है इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। आपको नहीं विश्वास तो इसका आपने जितने भी टीआरई थर्ड के री एग्ज़ाम और फाइनल जो एग्ज़ाम हुआ था और टीआरई सेकंड का, आप उसके क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा। अधिकतर आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो इसी चैप्टर में से मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत में पहली एल्युमिनियम कारखाना कहाँ लगाया गया था। तो पहला एल्युमिनियम कारखाना कहाँ लगाया गया था, एल्युमिनियम, तो वो लगाया गया था 1937 में, इसका पहला कारखाना। इस्पात लोह कारखाना कब बना था, मतलब 1875 में। और कौन सा था पहला, तो कुल्डी पश्चिम बंगाल में। लेकिन एल्युमिनियम का तो ये 1937 में। और ये कहाँ लगाया गया था, तो आसनसोल। ये कहाँ है, तो ये आसनसोल में पहला कारखाना लगाया गया था किसका, एल्युमिनियम का। ठीक है जी, अगला पॉइंट है कि सील जो है, सेल का पूरा नाम क्या है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है, सेल का पूरा नाम, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि सेल का पूरा नाम क्या है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है जी, अगला है कि सेल की स्थापना कब हुई थी। तो सेल की स्थापना हुई थी 1973 में। सेल का पूरा नाम क्या है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। ठीक है जी, आपके सारे पॉइंट कवर हो गए। इस्पात लोह कारखाना 1875 में कुल्डी में, एल्युमिनियम कारखाना 1937 में आसनसोल में, और आपका सील का पूरा नाम क्या है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और सेल की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1973। अब चलते हैं आगे। आगे है आपका कि ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित किया गया था। तो ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित किया गया था, तो जो दुर्गापुर वाला है पश्चिम बंगाल में, उस कारखाने की स्थापना किसने की थी, तो ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। ब्रिटेन ने उस कारखाने के निर्माण में क्या किया था, सहयोग किया था। तो कौन सा कारखाना था, तो दुर्गापुर का। ठीक है, अगला है कि रूस के सहयोग से किस कारखाने को निर्मित किया गया था। तो ये जो बोकारो का कारखाना है जो झारखंड में स्थित है, वो किसके सहयोग से किया गया था, तो वो किया गया था रूस के सहयोग से। ये भी क्वेश्चन आपके बन सकता है कि रूस के सहयोग से और ब्रिटेन के सहयोग से। तो ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर कारखाना और रूस के सहयोग से बोकारो कारखाना। ठीक है जी, राउरकेला जो स्टील कारखाना किस देश के सहयोग से निर्मित किया गया था। राउरकेला जो है स्टील कारखाना, वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, उसको निर्मित किया गया था, उसका निर्माण किया गया था इस स्टील प्लांट का। तो वो किसके सहयोग से, बोकारो वाला, राउरकेला वाला, तो वो किया गया था जर्मनी के। बोकारो वाला रूस के और दुर्गापुर वाला ब्रिटेन के। बस इतना सा है कि दुर्गापुर का जो स्टील प्लांट लगाया गया था दुर्गापुर में, वो ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। जो बोकारो में लगाया गया था, झारखंड में जो पड़ता है बोकारो स्टील प्लांट,
वो रूस के सहयोग से। और राउरकेला में जो स्टील प्लांट लगाया गया था, स्टील कारखाना, वो किसके, तो वो है आपका जर्मनी के सहयोग से। ठीक है जी। रूस के सहयोग से दूसरा कारखाना कौन सा निर्मित किया गया था, तो वो है आपका भिलाई, छत्तीसगढ़। भिलाई कहाँ पड़ता है आपके, ये भिलाई पड़ता है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और ये रूस के सहयोग से दूसरा कारखाना खोला गया था। ठीक है जी। तो पहला आपको पता चल गया कि झारखंड में और दूसरा छत्तीसगढ़ में, पहला झारखंड में और दूसरा छत्तीसगढ़ में। आपको पता बीपीएससी से पूछता है, तो रूस के सहयोग से किन स्टील कारखानों को निर्मित किया गया था, तो ऑप्शन ए भी दे सकता है, बोकारो भी दे सकता है और झारखंड भी दे सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है कि वो एक से अधिक वाला ज़्यादा पूछता है, कन्फ्यूजन करता है बीपीएससी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक से अधिक। तो रूस के सहयोग से 2 कारखाने खोले गए थे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है रूस वाला, जिसमें एक बोकारो था और दूसरा भिलाई। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। अगला है कि निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना निर्मित है, तो निजी क्षेत्र में कौन सा है, तो टिस्को है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये कहाँ पे है, तो ये भी आपका कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। ठीक है जी, टाटा नगर। ठीक है, तो ये कौन सा है, निजी क्षेत्र में जो स्टील के कारखाना है वो कौन सा है, तो टिस्को। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो शायद 1907 में, 1907 में इसकी क्या किया गया था, इसका स्थापना की गई थी। ठीक है जी। अगला है, ये देखो नीचे ही है, मैंने ध्यान नहीं दिया, नीचे ही क्या है, टिस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में, 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है जी। तो लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है, तो ये आपके झारखंड में पाया जाता है। ठीक है जी। कहाँ पे, लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है, तो वो आपके झारखंड में पाया जाता है। झारखंड एवं उड़ीसा राज्यों से कितना प्रतिशत लोहा प्राप्त किया जाता है, तो कम से कम झारखंड और उड़ीसा से 75% क्या किया जाता है, लोहे को प्राप्त किया जाता है, 2 ही राज्यों से। ठीक है, सबसे अधिक पाया जाता है झारखंड में, उसके बाद है उड़ीसा का नंबर, और इन्हीं दोनों को मिला के कितना बन जाता है, तो 75% अपना क्या बन जाता है, लोहा प्राप्त कर लिया जाता है इन्हीं 2 राज्यों से। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि, मतलब एमसीक्यू की क्या, ये आपके एग्जाम में कि लोहा सबसे अधिक किन 2 राज्यों से प्राप्त किया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा झारखंड और दूसरा क्या हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट देखते हैं। प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जितने भी टॉपिकों को कवर कर रहे हैं, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सभी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे। इसके पीडीएफ भी मैं जल्दी एक नया टेलीग्राम चैनल बना के प्रोवाइड करा दूंगा, जितने भी मेरी वीडियो हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि किस राज्य से देश का कुल 51% अभ्रक निकाला जाता है। देखिए, अभ्रक सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि सबसे अधिक मात्रा में अभ्रक का भंडारण कहाँ पर है, तो भारत में है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा निकाला कहाँ से जाता है, देखिए ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं कि 51% अभ्रक निकाला जाता है कहाँ से, राजस्थान से निकालने की बात हो रही है। ठीक है जी, सबसे अधिक कहीं और पाया जाता है, लेकिन सबसे अभी तक निकाला सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, तो वो है राजस्थान से सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। ठीक है, जवार खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जो जवार खदान है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है जस्ता उत्पादन के लिए। तो ये आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है, यहीं पे सवाल आपका डिट्टो हो सकता है कि जवार खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध होता है, तो वो है जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक है जी। अगला आपका बनता है कि लिग्नाइट का सबसे अधिक भंडारण किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में लिग्नाइट जो कोयला है इसका सबसे ज़्यादा भंडारण किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। ठीक है जी। अगला है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया है, तो ये आपका स्थापित किया गया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, उसमें किसको स्थापित किया गया, तो भिलाई इस्पात कारखाने को। ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, पंचवर्षीय से भी अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में
किस इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भिलाई इस्पात जो संयंत्र है, मतलब कारखाना है, उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है जी। भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। बस इतना सा आपको याद रखना है। तो इसमें से भी आप सभी को जानेंगे कि सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ से निकाला जाता है, 51%। तो वो राजस्थान से। जवार खदान के लिए मतलब जवार खदान किसके लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए, तो जस्ता के लिए। लिग्नाइट सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में भंडार है। लिग्नाइट का सबसे ज़्यादा भंडार किसने कहाँ है, तमिलनाडु में। और भिलाई इस्पात द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट है कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो हिंदुस्तान लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1953 में। ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब पॉइंट है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना 1953। ठीक है जी। अगला है कि बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1918 में। ठीक है जी। कब की गई थी? तो 1918 में। और कहाँ की गई थी आयरन स्टील? तो बर्नपुर में। ठीक है। अगला है कि कर्नाटक में भद्रावती में मशहूर बाद में विश्वेश्वराय लो एवं इस्पात कारखाने की स्थापना कब की गई थी? तो ये इसकी स्थापना की गई थी 1923 में। कब की गई थी? कर्नाटक में जो भद्रावती में मशहूर लो इस्पात कारखाना है, उसकी स्थापना कब की गई? तो 1923 में। ठीक है जी। अगला है कि किस सन में कुल्डी एवं हीरापुर 1908 में स्थापित के कारखानों को भारतीय लौह अयस्क कंपनी में मिला दिया गया? तो ये मिलाया गया 1936 में। इसको क्या कर दिया गया? तो विलय कर दिया गया। जो कुल्डी और हीरापुर का कारखाना था, उसको किसमें मिला दिया गया? तो भारतीय लौह इस्पात जो कंपनी थी, उसमें इसका विलय कर दिया गया। तो ये विलय कब हुआ था? तो 1936 में। बस आपको इतना याद रखना है। तो जो कुल्डी और हीरापुर का कारखाने थे, उसका विलय भारतीय लोहा इस्पात कारखाने में कब विलय कर दिया गया? तो 1936। आगे देखते हैं। आगे है कि 1937 में किस स्थान पर स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई? तो 1937 में जो स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल थी, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो बर्नरपुर। ये कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। ठीक है। यहीं पे स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ये सारे आपके पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना 1937 में की गई थी। ठीक है जी। अगला पॉइंट है कि स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल किस वर्ष भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिलाया गया? तो 1953 में। जितने भी कंपनियों का विलय हुआ था उस समय के, तो सभी विलय कब हुआ था? तो 1953 में। बस आप इतना से याद रखिएगा, 1953 में अधिकतर कंपनियों का विलय किस में हो गया था? भारतीय लौह इस्पात कारखानों में, कंपनी में। जितने भी कारखाने उस समय के थे 1900 के दशक में, उनका सभी का आज़ादी के बाद क्या कर दिया गया था? तो 1953 में विलय कर दिया गया था। बस इतना ही आपको याद रखना है कि ऑप्शन में दिखे 1953 और विलय की बात करें तो अधिकतर में आपका यही उत्तर है। जब आपको आंसर ना याद हो तो आप 1953 मार सकते हैं। ठीक है जी। ये आपको तरीका बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा अधिक विलय जो कंपनियों का हुआ था वो 1953 में ही हुआ था। अगला है कि 1953 में बनपुर, हीरापुर, कुल्डी के कारखानों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है इसको। किस नाम से जाना जाता है? इसको के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। तो 1953 में इन सभी कंपनियों को क्या हो गया था? विलय हो गया था। और इसको क्या कहा जाने लगा? तो इसको कहा जाने लगा इसको। ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए। अगला है कि द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 कारखाने कौन कौन से थे? द्वितीय योजना काल में मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो कारखाने लगाए थे, उनमें से 3 नए कारखाने कौन से थे? तो अभी हमने भिलाई की बात की थी। ठीक है जी। दूसरा है दुर्गापुर का, और तीसरा था राउरकेला। ठीक है। तो ये तीनों क्या कहे गए थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थे, उसके अंतर्गत इन तीनों कारखानों का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। तीनों कारखाने क्या थे? नए थे। और इसको कब शामिल किया गया था? मतलब निर्माण किया गया था इसको तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में।
बस इतना याद रखना है। द्वितीय पंचवर्षीय वर्षीय योजना में 3 कारखानों का निर्माण हुआ, एक भिलाई में हुआ, एक दुर्गापुर में। भिलाई कहाँ पड़ता है? तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। दुर्गापुर आपके कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है जी। अगला है कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला कारखानों को किस कंपनी के अंतर्गत रखा जाता है? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, चाहे भारत लो और अस्क जो कंपनी है उसके अंतर्गत। तो भारत क्या है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। ठीक है जी। अगला है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन से कारखानों की स्थापना का निर्णय लिया गया? तो जो बोकारो का है वो किस में लिया गया? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्णय लिया गया। द्वितीय में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला था, और तीसरे में क्या था? बोकारो। ठीक है जी। तीसरे में कौन सा था? आपका बोकारो था। बाकी द्वितीय में ये 3 कारखाने खोले गए थे। ठीक है। अगला है कि बोकारो कारखाने में इस्पात का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो जो बोकारो में जो लोहे का मतलब निर्माण शुरू हुआ वो कब हुआ? तो 1974 में। ठीक है जी। जहाँ पे इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ये प्रक्रिया कब से चल रही है? तो 1974 से चल रही है बोकारो कारखाने में। ठीक है जी। अगला है कि वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सेलम के कारखाने की कंपनियां किस कंपनियों के अंतर्गत आते हैं? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आपको बताया था कि किसके अंतर्गत आते हैं? तो सेल के अंतर्गत आते हैं, SAIL, सेल लिमिटेड। ये सभी कंपनियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सेल के अलावा और किस जगह लोहा और इस्पात के कारखाने स्थापित किए जाते हैं? तो इसके अलावा और कहाँ किए जाते हैं? तो इसके अलावा किए जाते हैं विशाखापट्टनम और विजयनगर में। यहाँ पे भी क्या किया जाता है? तो लोहा और इस्पात का कारखाने का स्थापना की गई है। कहाँ पे? तो विशाखापट्टनम में और विजयनगर में। बाकी तो आप 4 जानते हैं, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई और सेलम। और इसके अलावा और कहाँ किए जाते हैं? तो विशाखापट्टनम और विजयनगर, बस। ठीक है। किन देशों के बाद कच्चे इस्पात को सबसे अधिक उत्पादन के रूप में भारत का दुनिया में चौथा स्थान है? तो किन के बाद है? तो एक चीन के बाद है, जापान और अमेरिका के बाद भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का चौथा स्थान है। किस में? तो उत्पादन में। किसके? इस्पात के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो चौथा स्थान। कौन सा स्थान? चौथा स्थान है भारत का। पहले स्थान पे चीन है, ये तो नहीं पूछेगा दूसरे स्थान पे कौन है, और तीसरे स्थान पे अमेरिका है। लेकिन भारत का कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो भारत का कौन सा स्थान हो जाता है? तो भारत का स्थान है चौथा। किसके निर्माण में? तो इस्पात के निर्माण में। ठीक है जी। बस आपको इतना याद रखना है, ये सारे पॉइंट आपके NCERT से कवर्ड है। आगे देखते हैं। आगे है कि भारत के पास कच्चे तेल का और प्राकृतिक गैस का कितना भंडार है? ये आपका इम्पोर्टेंट है। इस जो 757 मिलियन टन मैट्रिक टन है। और किसका? तो ये आपके प्राकृतिक कच्चे तेल का भंडार है। सॉरी, कच्चे तेल का कितना भंडार है? तो 757 मिलियन मैट्रिक टन। और प्राकृतिक गैस का कितना भंडार है? तो 1241 बिलियन क्विंटल मीटर। ये मीटर नहीं होगा, यहाँ पे लीटर होगा, ये गलत हो गया है। ठीक है, मिस प्रिंट हो जाता है, आप सभी को पता होगा, टाइपिंग में हो जाते हैं थोड़ी बहुत। तो ये क्या है? लीटर। ठीक है जी। तो ये लीटर है। तो 1241 बिलियन लीटर। आगे है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र किसमें पेट्रोलियम उत्पादों एवं गैस का परिवहन, रिफाइनिंग, मार्केटिंग शामिल है? कि देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP कितना हिस्सेदारी रखता है? ये क्वेश्चन तो आपके नहीं बनेगा। हमने आपको बताया ही है पहले कि हम आपकी कौन सी बुक कवर करते हैं। तो आपकी 8th, 9th, 10th तीनों बुकों को कवर करके हम आपके लिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब टॉपिक बनाते हैं। तो ये टॉपिक 9th, 10th एग्जाम्स के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, आपके लिए नहीं है। ठीक है जी। तो उसको आप भूल जाइए, इस टॉपिक को, इस पॉइंट को। ठीक है जी। ये इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है वैसे।
अगला है कि भारत विश्व का कौन से नंबर पर सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। तो चौथे नंबर पर क्या करते हैं हम, तेल का उपभोग करते हैं, मतलब खपत करते हैं। तो कौन सा स्थान है हमारा, तो चौथा नंबर के देश हैं जो हम सबसे ज़्यादा तेल का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब अगला मतलब आपका पॉइंट है कि भारत में कार्यरत तेल रिफाइनरिंग में कौन सी निजी क्षेत्र की रिफाइनरियाँ हैं। मतलब सिंपल से कहने का मतलब है जो निजी क्षेत्र में जो रिफाइनिंग करने वाली कंपनियां हैं वो कौन सी है, तो केवल 2 हैं कार्यरत हैं, जो तेल का क्या करती हैं, मतलब निर्माण करती है, एक तरह से रिफाइनिंग करती है। तो कौन है, तो केवल 2 हैं भारत में ऐसी कंपनियां जो तेलों का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। ठीक है जी। अगला है कि विश्व के किस प्रमुख देशों में तेल के क्षेत्रों में भारत का अधिकतर सरकारी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी है। तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है जो भारतीय, दोबारा पर देखते हैं इसको, विश्व में किन प्रमुख देशों के तेल क्षेत्रों में भारत का अधिकतर सरकारी तेल कंपनियों में की हिस्सेदारी है। तो वो है आपका सूडान, मिस्र, लीबिया, आइवरी, वियतनाम, म्यांमार, रूस, इराक, कतर और ऑस्ट्रेलिया। इसमें क्या है, भारत की सरकारी हिस्सेदारी है। ठीक है जी। और अगला है टॉपिक कि रूस के सखालिन वन तेल क्षेत्र में भारत कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है। जो भारत में रूस का जो हिस्सेदारी है वो कितना प्रतिशत है, तो 20% क्या है भारत की उसमें हिस्सेदारी है। सखालिन जो एक है तेल क्षेत्र रूस के अंदर, उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है, तो 20% है। ठीक है जी। अगला है कि खड़सारी उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा लघु उद्योग कौन सा है। तो हथकरघा। हथकरघा क्या है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा लघु उद्योग है। ठीक है, हाथ से काम करने वाले। दूसरा है कि रोजगार क्षमता में हथकरघा उद्योग का स्थान देश में कौन सा है। तो ये क्या है, दूसरा। अभी बात की कि सबसे लघु उद्योग में सबसे बड़ा दूसरा स्थान किसका है, तो हथकरघा का है। ठीक है। अगला है कि देश में सूती वस्त्र का पहला कारखाना पोर्ट क्लोस्टर कलकत्ता में कब लगाया गया था। तो ये आपको सभी को पता होगा कि सूती वस्त्र का सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था, तो ये कलकत्ता में लगाया गया था और ये लगाया गया था 1818 में। तो ये कब आपका इसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1818 में। बम्बई में कावसजी डाबर द्वारा सूती वस्त्र का कारखाना कब लगाया गया था, तो ये 1854 में। जो कावसजी डाबर जी हैं उनके द्वारा कौन से सूती वस्त्र का कारखाना कब लगाया गया था, तो ये 1854 में लगाया गया था सूती वस्त्र का कारखाना। ये है कहाँ पे, तो बम्बई में है। ठीक है। अगला है कि भारत में जूट का प्रथम कारखाना, इम्पोर्टेंट है आपके, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, VBI है आपका, कि भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1854 पश्चिम बंगाल के किस शहर में लगाया गया था। तो ये आपका लगाया गया था रिसारा में। कहाँ लगाया गया था, पहला कारखाना पश्चिम बंगाल में किसका, जूट का प्रथम कारखाना 1854 में रिसारा में लगाया गया था। ठीक है। रिसारा कहाँ पड़ता है, तो ये आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है, याद रखना है। जूट का प्रथम कारखाना 1854 में रिसारा, पश्चिम बंगाल के रिसारा में लगाया गया था। अगला है कि भारत में ऊन की पहली मील 1870 में कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये स्थापित की गई थी आपके कानपुर में। ऊन की पहली मील 1870 में कानपुर में स्थापित की गई थी। भारत में कागज उद्योग, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कागज उद्योग की पहली मील पश्चिम बंगाल के श्री रामपुर में लगाई गई थी 1812 में। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कागज का उद्योग सबसे पहले मील कहाँ लगाई गई थी, तो पश्चिम बंगाल में श्री रामपुर में और 1812 में। ठीक है जी। अगला पॉइंट है कि भारत का प्रथम रियोन कारखाना किस सन में रामपुरम केरल में लगाया गया था। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। ठीक है जी। रामपुरम केरल में किसका, लियोन कारखाने की। आगे देखते हैं
अब सीमेंट कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो सीमेंट कंपनी की स्थापना हुई थी 1936 में। 1936 में किस कंपनी की स्थापना हुई थी? तो 1936 में स्थापना की गई थी सीमेंट कंपनी की। एसीसी की स्थापना 1936। बस इतना याद रखिए कि सीमेंट जो कंपनी है एसीसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936। अगला है कि सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो उर्वरक कारखाना सबसे पहले 1906 में रानीपेट नामक स्थान पर किया गया था। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उर्वरक कारखाने की स्थापना 1906 में रानीपेट नामक स्थान पर की गई थी। ये क्वेश्चन यही बनेगा कि उर्वरक कारखाने की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो अगर कब पूछे तो 1906 में हुई थी, और कहाँ पूछे तो रानीपेट में हुई थी। ठीक है जी। अगला है कि अमोनियम उर्वरक कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुई थी, बेलगुला नामक स्थान पर। बेलगुला जो नामक स्थान है वहाँ पे क्या हुई थी? अल्मोनियम उर्वरक की स्थापना। और उर्वरक की ओनली तो 1906 में रानीपेटा में। अगला है कि भारत में किस प्रकार के उर्वरक खपत सबसे अधिक है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक खपत किसकी है? तो नाइट्रोजनी उर्वरक की है। जो नाइट्रोजन उर्वरक है उसकी ज़्यादा क्या है? सबसे ज़्यादा खपत है भारत में। अगला है कि भारत के किस उर्वरक के लिए आयात पर निर्भर है? किस उर्वरक के लिए आयात पर निर्भर है भारत? मतलब आयात करता है। तो पोटाश्म, जो पोटाश है उसका उर्वरक क्या करता है भारत? आयात करता है। भारत क्या करता है? उसका आयात करता है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भारत किस उर्वरक को आयात करता है? तो वो आपका क्या है? पोटाश उर्वरक है। ठीक है जी। भारत के किस स्थान पर टेलीफोन उद्योग स्थापित है? तो टेलीफोन उद्योग कहाँ स्थापित है? तो बेंगलुरु, रूपनारायणपुर, सॉरी मैं वही समझ नहीं आया। तो कहाँ स्थापित है टेलीफोन उद्योग? तो बेंगलुरु और रूपनारायणपुर में। ठीक है जी। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि उर्वरक के लिए भारत निर्भर किस पे है? कौन सा उर्वरक आयात करता है? तो वो है पोटाश। भारत के किस राज्य को 2/3 रेशम उत्पादन करता है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि 2/3 रेशम कहाँ से उत्पादन करता है? तो वो है कर्नाटक से। ठीक है जी। 2/3 रेशम का उत्पादन कहाँ से करता है? तो कर्नाटक से। अगला है कि भारत के किस नगर में चम्र उद्योग सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा चमड़ा उद्योग जो है वो आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? तो चमड़ा उद्योग पाया जाता है, मतलब होता है। अगला है कि भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो वायु निर्माण उद्योग का कारखाना सबसे पहले 1940 में स्थापना की गई थी, वायु निर्माण उद्योग की। ठीक है जी। ये आपको याद रखना है, वायु निर्माण उद्योग की स्थापना 1940 में की गई थी। और अगला पॉइंट है कि देश का पहला निजी क्षेत्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो आप सभी को पता है कि सबसे निजी जो सबसे पहला कारखाना है और जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। कौन सा था? तो वो आपका टिस्को था। क्या था? टिस्को, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में की गई थी टिस्को की स्थापना। ठीक है जी। तो ये जितने भी खनिज के आज हमने क्वेश्चन मतलब पॉइंट किए हैं, ये सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए पर्पस से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक बार नहीं, इसको वीडियो का अगर एक बार में आपको समझ में ना आए और याद ना हो तो इसको 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, चाहे इसका मैं PDF 1-2 दिनों में आपको टेलीग्राम चैनल बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है जी। मेरे हिसाब से तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको सारे के सारे पॉइंट याद हो जाएंगे, और ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। आप TRE 2nd और 3rd का एग्जाम पेपर उठा कर देखिएगा, जो रे एग्जाम हुआ था TRE 3 के, उसको भी देखिएगा। आप देखेंगे कि इसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है जी। जितने भी हमने अभी तक टॉपिक कराए हैं वो सभी को आपके टॉपिक एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, आप एक बार चेक कीजिए। ठीक है जी। तो आज का हमारा खनिज का एक भाग कंप्लीट होता है, ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है जी। इसका दूसरा पार्ट कल लेके आएंगे, जो आपके एग्जाम के पर्पज से वो भी इम्पोर्टेंट है। सॉरी, बहुत से ऐसे खनिज के क्वेश्चन है जिसमें को हमने आज नहीं किया। ठीक है जी। तो वो सारा पार्ट आपको कल कराएंगे, और उसमें भी अधिकतर से अधिकतर पॉइंटों को कवर करेंगे, जिसमें आपकी कौन कौन सी बुक को हम ले रहे हैं। तो आपकी 8th, 9th,
10th, तीनों को कंबाइंड करके हम ज्योग्राफी के ये क्वेश्चन बना रहे हैं, टॉपिक बना रहे हैं कि आपका कोई भी पॉइंट ना छूटे। इम्पोर्टेंट छोटे मोटे बेसिक पॉइंट तो आप सभी ने पढ़े होंगे, हम जो पूछे जाते हैं बीपीएससी जिस लेवल के पूछती है उस लेवल को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है जी। अब फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और उसका हमारा कल का टॉपिक क्या होगा, तो भारत के खनिज पार्ट 2, ठीक है जी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।